अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इलेक्शन की तारीख हम सब जानते हैं और जैसे जैसे ये तारीख करीब आती चली जाएगी पाकिस्तान की सियासत बड़ी दिलचस्प होती चली जाएगी। और इस वक्त जो सूरत हाल है दिलचस्प भी है, कुछ मायूस कुन भी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो हाल है वो तो तितर बितर है, उसकी सारी क़यादत बंद है। पता नहीं कि वो इलेक्शन में होगी नहीं होगी, उसका निशान होगा नहीं होगा, इस पार्टी पे पाबंदी लग जाएगी या अभी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन नून लीग बड़ी सरगर्म है और नून लीग मुसलसल अपने आप को अलाइन कर रही है। एमक्यूएम के साथ उसका इत्तेहाद हो गया है, इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है। बहुत दिलचस्प ये इत्तेहाद है क्योंकि दोनों जमातें आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से बड़ी मुख्तलिफ हैं। एमक्यूएम एक आम आदमी की जमात है, एक मिडिल क्लास आदमी की जमात है। सरमायादाराना, वडेराना, जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ इसने हमेशा जद्दोजहद की है। और एमक्यूएम जब जब नून लीग के साथ इत्तेहाद में आई है तब तब एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस हुए हैं। जो मुआहदे नून लीग के साथ इत्तेहाद में आने के बाद हुए हैं कभी उसको पूरा नहीं किया गया। 2013 में बड़े ग्रीवेंसेस थे, कमेटियां बनी थी, उधर इसाक डार साहब थे, इधर फारूक सत्तार साहब थे। एक आध गैर संजीदा सी मीटिंग हुई, फिर कभी बैठे भी नहीं और इनके मुतालबात नहीं माने गए। फिर ये अगला इलेक्शन हुआ तो एमक्यूएम इमरान खान के साथ यानी तहरीक इंसाफ के साथ आ गई और फिर उनको भी छोड़ दिया। तो ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद हुआ है जिसका अभी पता ही नहीं कि वो इलेक्शन में क्योंकि अभी तो नवाज शरीफ साहब कैंपेन कर रहे हैं, आगे जाकर हुकूमत इनकी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन इत्तेहाद हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों जमातें मिलके बैठी हैं, मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगराज़ व मकासद क्या हैं ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हासिल किया है एमक्यूएम ने और क्या हासिल करना चाह रही है नून लीग इस इत्तेहाद के ज़रिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस पर बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक इत्तेहाद ये हो गया, नवाज शरीफ साहब कल बलूचिस्तान जा रहे हैं। बलूचिस्तान में पहले से ऐलान हो चुका है, उनकी पार्टी के जो वहाँ तर्जुमान हैं वो बता चुके हैं कि कोई 18 इलेक्टेबल्स नून लीग में शामिल होंगे जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से है। तो इलेक्टेबल्स भी शामिल हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी शामिल हो रहे हैं नून लीग के साथ, पार्टीज़ भी इत्तेहाद कर रही हैं। इनके बारे में क्या कहती थी नून लीग? लोटा कहा करती थी ख़ासतौर पर इंडिविजुअल्स को, और ये कहती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में है। लेकिन बिल्कुल तब्दील हुआ है मामला और इस दफ़ा सबको जमा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी की सियासत क्यों कमज़ोर हुई है? पीपल्स पार्टी की तरफ लोग क्यों नहीं जा रहे? पीपल्स पार्टी क्यों परेशानी का इजहार कर रही है? इस पर भी बात होगी और तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात होगी। जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की। सर बहुत शुक्रिया आपका। अली मूसा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अली भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और अहमद ओवैस साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अहमद ओवैस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, सवाल मैं आपसे क्या करूं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सईद गनी साहब, उनका एक बयान है वो आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि नून लीग से इत्तेहाद से साबित हो गया एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि एमक्यूएम हमेशा तनहा इलेक्शन लड़ने की दावेदार थी। एमक्यूएम ने साबित कर दिया कि इसमें अब इलेक्शन लड़ने की सकत नहीं रही, अब किसी किस्म की कोई मदद एमक्यूएम को सहारा नहीं दे सकती। सर हमेशा इलेक्शन अकेले लड़ने की दावेदार थे आप, लेकिन आपको नून लीग की जरूरत पड़ गई, आपके मुखालफिन इस तरह के इल्जाम आप पर लगा रहे हैं। सईद गनी साहब बेसिकली एक यूसी मोहल्ले के सियासतदान हैं, उन्हें कौमी और सूबाई सतह की अभी रैंकिंग में आप काउंटर ना करें। और जहां तक सईद गनी साहब की बात है, ये 17 महीने पहले पीपल्स पार्टी को नून लीग की जरूरत पड़ गई थी ना तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो वो सईद गनी साहब भूल गए? जो सड़कों पे दो दिहाई से एक दूसरे को घसीटने की, पेट फाड़ने की, चीरने फाड़ने की बातें करते रहे, जिन्होंने ऐवानों में एक दूसरे की इज्जतें तार तार की, उन्हें जब अपने से बड़ा कोई नजर आया तो उन्होंने फिर आपस में ऐसा इत्तेहाद किया कि 10-10 वजारतें ली, वजीर खारजा बने, पीटीआई का सदर, वजीर आजम नून लीग का, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का। तो पीपल्स पार्टी तो हर शर्त पर हुकूमत में रहना चाहती है ताकि उसके करप्शन, उसके 15 साल की जो बदइंतजामी है वो बाप कभी ना खुले। और फिर एक बात और, हमने कब कहा कि हम इंतखाबी सियासत से कबल
सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम तो पीएमएल-एन से भी बात कर रहे हैं, हम तो पीएमएल-एन से उसी तरह बात कर रहे हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी बात करती रही है। तो क्या क्या तुम बात सीट करो, एडजस्टमेंट नहीं कर रहे इख्तियार में आप? आ जाओ। नहीं, तुम इख्तियार में आ जाओ, तुम वजारतें ले लो, वो जायज है। हम इलेक्शन से पहले किसी जमात से बात कर लें तो हम मुर्दा घोड़ा हैं, और फिर इसी घोड़े के ऊपर सवार होकर तुमने वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंचना है। फिर जरदारी साहब हमें बंद कमरों में कहते रहेंगे जी बिलावल फ्यूचर है और एमकेएम की मुझे सपोर्ट चाहिए। सईद गनी साहब को क्या हो गया? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद टॉप लेवल की मीटिंग में मैं शरीक रहा हूं और सईद गनी साहब नहीं रहे, तो बचकाना बातें उन्हें करनी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की एक गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए जो ख़ास एजेंडे को साथ लेकर चले। ज़रा सुनिए कि मैं फिर जानना चाहूँगा कि ये क्या ख़ास एजेंडा क्या है जिसके तहत आप लोग जा रहे हैं। सुन लें ज़रा पहले। जी इज़हार भाई, ये क्या एजेंडा है? ये तो पीपल्स पार्टी को डायरेक्ट हिट कर रहा है, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बयानात आएंगे। जाहिर है पीपल्स पार्टी को ही हिट किया जाएगा ना। 15 साल से बिल्कुल गैर मशरूत और बिला इत्तेहाद इनकी हुकूमत रही है। सारे इख्तियार इनके पास हैं। वजीर आला मुसलसल पीपल्स पार्टी का रहा है, सदर रहा है, वजीर आजम रहा है, और इन 15 सालों के इन टेन्योर्स में अगर जैकबाबाद की सूरत हाल खराब है, वहां पे भी गटर बिला पानी लोग पी रहे हैं, नौडेरों के अंदर भी गटर के जौहड़ हैं, कुत्ते के कांटे के इलाज नहीं है, वैक्सीन नहीं है, लोग सिविल अस्पताल और जन अस्पताल में आके मर रहे हैं, तो ये तो पीपल्स पार्टी से ही पूछा जाएगा ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। चलें भाई, यहां से आप सक्कर से मोटरवे पकड़े और मुल्तान तक चले जाएं, आप बिहाड़ी तक चले जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो है, मगर मैं आपसे सवाल ये करूंगा इज़हार भाई कि आप जब पीडीएम में आए, छोड़ दे पुरानी चीज़ों को, पीडीएम में आके आपने दो मुआहदे किए, एक पीपल्स पार्टी के साथ किया, एक पीडीएम के साथ किया। जो पीपल्स पार्टी के साथ किया, पीडीएम के तमाम लोगों को उसका गारंटर बनाया। शहबाज शरीफ भी उसमें थे, मौलाना फजल रहमान भी थे, मक्सी साहब भी थे, दीगर लोग भी थे। तो आपकी बात इस दफ़ा भी नहीं सुनी गई। कोई आपका मुआहदे में एक पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको पूरा किया गया हो। तो आप इत्तेहाद में तो आ जाते हैं, लेकिन आपकी बात तो सुनी नहीं गई माजी में। इस दफ़ा कैसे इंश्योर किया है, हासिल क्या किया है आपने इस इंतखाबी इत्तेहाद से? क्या गारंटीज क्या है आपके पास? मसूद, $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका, $1 मिलियन क्वेश्चन, और यकीन कीजिए इसका जवाब मैं आपको देता हूं। हमने तो ये मुआहदे 87 से शुरू किए जी, जब 57 रुकनी मुआहदा बेनजीर भुट्टो साहबा से हमने किया था पहली दफा में। सिवाय जनरल मुशर्रफ साहब के किसी टेन्योर में एमकेएम के साथ कोई वादे पूरे नहीं हुए। सिर्फ जनरल मुशर्रफ साहब का दौर ऐसा था, अल्लाह का शुक्र था उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी और इख्तियारात विफाक के पास थे, तो सारे के सारे मेयर को कराची तलाड़काना इख्तियारात मिलते रहे, लोग काम करते रहे, कहीं खाते भी रहे दबाकर। तो उसके अलावा बाकी हर दौर में हमारे मुआहदे की हमारे मुआहदों को तस्लीम नहीं किया बल्कि रद्द किया। इसकी वजह क्या है? कराची और सिंध, कराची और पाकिस्तान, ये बड़ी मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। कराची की पॉलिटिक्स सिंध की पॉलिटिक्स नहीं है, कराची की पॉलिटिक्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं है। और फिर कराची का मुंह से देखिए आप, चाहे वो मीडिया हो, अदलिया हो, अस्करी क़यादत हो, सब कहते हैं जी कराची हमारा इकोनॉमिक नर्व है, सब कहते हैं जी कराची हमारा डिफेंस है, सबसे बड़ी हमारी कंटोनमेंट इधर है, हमारी एयर बेसिस इधर है, नेवल बेस इधर है, सुप्रीम कोर्ट इधर है। उस शहर को नजरअंदाज करने का मकसद सिर्फ यही है कि ये किसी की सियासी राजधानी नहीं है, ये गरीब मुतवस्सित तबके का इंडिपेंडेंट वोट है, चाहे वो किसी को ही पड़े। ठीक हो गया। तो फिर ये शहर नजरअंदाजी इस वजह से होता है कि इन लोगों की औताके राजधानी यहाँ है नहीं, इनका यहाँ मैंडेट नहीं है, तो वो इस शहर को नजरअंदाज करते हैं। कभी इस्लामाबाद पे रख देते हैं, कभी पिंडी पे रख देते हैं। मेरे सवाल का तो जवाब दें। आप इत्तेहाद करके वजारतें लेते हैं, आप मरात लेते हैं, शहर सर्व नहीं होता। इस दफा आपको नजर आ रहा है कि नून लीग जो है वो लाडली है, आपने उसके साथ पहले से इत्तेहाद कर लिया। सर गारंटी क्या है कि शहर को कुछ मिलेगा? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। भाई बाजवा साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने बिलावल साहब को बिठा के बराबर में कहा था कि शहर को 1100 अरब मिलेंगे। इससे बड़ी कोई गारंटी थी? इससे बड़ा कोई सवाल हो सकता था? इससे बड़ा कोई वादा हो सकता था? सर कोई गारंटी नहीं है ना आपके पास, अभी कोई गारंटी नहीं है। एमकेएम जाहिर है लिखवा सकती है, बात कर सकती है, दस्तखत करवा सकती है, मीडिया में आके गवाह बना सकती है आवाम को कि भाई हमने वादा किया। चलें, ये तो सर आप पहले भी कर चुके हैं। सर फैसला आजादी के साथ कर रहे हैं,
कोई पाबंदी तो नहीं है? नहीं, और मैं फिर आपको बता रहा हूं, अभी इत्तेहादी कोई फार्मूला तय नहीं हुआ, 3 रुकनी कमेटियां बनी हैं, ठीक है। दोनों तरफ से फार्मूला तय होगा, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, जीडीए से भी हो रहा है, जेयूआई से भी हो रहा है, ठीक है। पीएमएलएन से भी हो, और सीधी बात है ना, सिंध की तकदीर बदलने के लिए इत्तेहाद हो रहा है। पीपल्स पार्टी से चलिए हमें क्या सर, ये दुश्मनी तो है? पीपल्स पार्टी तो इंतखाबी नारे हम इनको समझेंगे उस वक्त तक जब तक कि कोई गारंटी नहीं आती है। ये तो हम सुनते चले आ रहे हैं, आप खुद इसका इजहार कर रहे हैं कि कभी कोई मुआहदा पूरा नहीं हुआ। अली मूसा गिलानी साहब, सर ये सूरत हाल है सिंध के अंदर, और ख्वाजा साद रफीक साहब को मैंने सुनाया, नून लीग चाहती है कि खास एजेंडे के तहत जमा की जाए पार्टियों को, उसमें पीपल्स पार्टी से उसकी बात नहीं हो रही है, जीडीए से बात हो रही है, एमकेएम से बात हो रही है, जेयूआईएफ से बात हो रही है, सिंध के अंदर तक की बात हो रही है। दूसरी तरफ पंजाब में, जनूबी पंजाब में जहां आप इस वक्त बैठे हुए, वहां पर एक अलग इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है कि उसके पास लिविंग प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। सर इन इंतखाबात को आप कैसे देख रहे हैं और क्या मंजरनामा आपके सामने नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कैसे परफॉर्म करेगी, क्या परफॉर्म करेगी, और इलेक्शन के बाद उसकी क्या सूरत हाल होगी? सबसे पहले तो मसूद साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आपने बहुत ज़्यादा वक्त ख्वाजा साहब को दिया, सीनियर लीडर हैं एमक्यूएम के। 17 मिनट इन्होंने गुफ्तगू की है, और इन्होंने बेसिकली सईद गनी साहब की बात की, लेकिन इन्होंने भी सिर्फ कराची तक की हद की बात की। और एमक्यूएम मेरा ख्याल है सिर्फ इनकी गुफ्तगू से लगा कि वो सिर्फ कराची की ही जमात है, और इन्होंने कराची पर कुत्तों की बात कर दी, फलानों की बात कर दी। यहाँ पर इधर पंजाब के अंदर भी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। सिंध ने हेल्थ सेक्टर पे बहुत काम किया है, और उसकी मिसालें नहीं मिलती। पंजाब से लोग सिंध में जाते हैं, चाहे वो NICVD हो, चाहे वो गंबट के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट के हॉस्पिटल्स हों, जिन्ना हॉस्पिटल हो जिस पे रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं। मैं शाहिद हूँ, मैंने खुद अपने हाथों से लोगों को रिकमेंड किया, मुल्तान से, जनूबी पंजाब के खितों से कराची गए। अगर इतने बुरे हालात होते तो लोग फिर यहाँ से कराते इलाज। तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात की है। इन्होंने अपना पूरा 17 मिनट के अंदर अपनी इलेक्शन की कैंपेन करने की कोशिश की है, जो कि इनका राइट है। मैं ये बात करूँगा। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि सईद गनी साहब ने अगर यूसी मोहल्ले की बात की है, तो ये भी वार्ड लेवल पर ही इन्होंने गुफ्तगू की है, इन्होंने भी कोई नेशनल लेवल पर बात नहीं की है। एमक्यूएम जो है वो हर वक्त हर हुकूमत के अंदर वफाकी हुकूमत का हिस्सा होती है, और हर वक्त एंड के ऊपर आके वो रोने लग जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे मायदे पूरे नहीं हुए, हमने तो मायदे किए थे, हमने कुछ नहीं किया था। ख्वाजा साद रफीक रेलवे के वजीर 2 दफ़ा रहे हैं। कराची के अंदर रेलवे की कितनी ज़मीन है, रेलवे का कितना अमल दखल है कराची के अंदर, मुझे बताएं। पोर्ट के अंदर पोर्ट सिटी है, पोर्ट की वजारत जो है वो भी वफाक के पास होती है। नून लीग 5 साल हुकूमत में रही, कराची को क्या दे दिया? मुझे बताएं कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुल्तान सर, मेरी एक बात मुझे रिबट करने दीजिएगा प्लीज। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड और मैं नेशनल पॉलिटिक्स पर आ रहा हूं। मैं छोटी सी एग्जांपल कोट करके आप बार-बार गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, 18वीं तरमीम हो चुकी थी जी। 15 साल आपकी हुकूमत रही है, उसके बावजूद आप भी हमारे साथ नहीं थी। अगर इनकी नीयत ठीक हो, मसूद साहब, इनकी अगर नीयत ठीक हो ना, अगर आप भी मानते महरूम नहीं है, अगर इनकी नीयत, अगर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता, अगर इनकी नीयत ठीक हो, वजीर आजम की नीयत ठीक हो, तो वजीर आजम की 18वीं तरमीम होगी है। सूबाई हुकूमत मुझे काम नहीं करने दे रही, ये दे पैसे, ये क्यों नहीं करते कराची के अंदर काम? नवाज शरीफ साहब करते ना कराची के अंदर काम, इमरान खान करते ना कराची के अंदर। अब बातें करने लगे। मुराद अली शाह साहब को नहीं करना चाहिए था? तो प्लेट फुल है। पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह तो कर रहा है, मुराद अली शाह तो कर रहा है। मुझे बताएं कि जब फ्लड आए हैं, तो जितनी हमारी लास्ट लड़ाई जो वजीर आजम साहब से हुई थी, शहबाज शरीफ साहब से, बिलावल साहब की, वो क्या थी? वो यही लड़ाई थी कि आपने जितनी कमिट किया है, सिंध सारा डूब चुका है, वो पैसा तो दे दो गरीबों को। नहीं, जब सिंध की बात आती है तो पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन टीवी पे रोने के लिए दुनिया के सिंध कार्ड प्ले करने के लिए रिहाइश शहरों में शामिल है सर, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल है ये। वही हालात लाहौर के भी हैं, वही हालात लाहौर ऐसी किसी फहरिस्त में नहीं है। काम हो रहा है। कराची एक ऐसा शहर है जो मैं समझता हूँ एक ट्रूली मेट्रोपॉलिटन सिटी है। उसका दिल बहुत बड़ा है। कोई पख्तून है, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई पंजाबी स्पीकिंग है, कोई सराइकी स्पीकिंग है। चलिए सर, कराची के मसले से हट कर ये बताएं कि ये जो इत्तेहाद है और जिस एजेंडे की बात कर रहे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब तो कह रहे हैं कि कोई अभी इत्तेहाद नहीं, अभी बातचीत हो रही है, लेकिन नून लीग का जो मूड है वो यही है कि खास माइंडसेट के साथ, एजेंडे के साथ अंदरूनी सिंध भी और अर्बन शहरों सिंध में भी भरपूर काम किया जाए।
ये सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है ख़ास। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार था। ये एक यलगार करना चाहते हैं। और जितनी भी ये पार्टीज़ हैं, ये सब, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे वो PMLN है, मैं समझता हूँ कि ये सब का एक ही एजेंडा होता है, वेंडेटा। और ये समझते हैं कि जो इनके वर्कर्स हैं ये उसकी लश्करकशी करें, ये कोई जंग समझते हैं, ये सियासत को जंग समझते हैं। और ये समझते हैं कि बस अब हम इमरान खान का गला दबा देंगे, हम बदला लेने लग जाएंगे। इमरान खान कहता है हम बदला लेने लग जाएंगे। उसके अंदर जो है मैं समझता हूँ कि अवाम पिस जाती है। ये पीपल अवाम क्या वजह है सर? और मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की तरफ ना एमकेएम आ रही है और ना बाप आ रही है, ना आजाद लोग आ रहे हैं, आना ही नहीं। क्या वजह है? क्यों कमजोरी नजर आ रही है पीपल्स पार्टी की तरफ? देखें, आना ही नहीं चाहिए। ये बहुत खुशाइंद बात है, हर जमात अपनी अपनी जोरे बाजू पे इलेक्शन लड़े। और मैं समझता हूँ कि MQM नहीं, PMLN को ज़रूरत है MQM की वहाँ पर कराची में, ताकि वो कुछ अपना मुंह दिखा सके। सिंध के अंदर उनके पास तो एक कैंडिडेट भी नहीं होगा। मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी तो हर जगह पर 5 वोट ले, 5000 वोट ले, 50,000 वोट ले, जीते हारे पर वो अक्रॉस द बोर्ड कैंडिडेट्स खड़े करती है। और वो वफाक की जमात है। इनके पास तो बेचारे मिफ्ता इस्माइल साहब थे, वो भी अब नहीं रह गया इनके पास। मुझे बचाएं, कराची में आपको इनसे कोई खतरा नहीं है। मैं जुनूबी पंजाब से भी इन्होंने आपसे बात करूंगा, लेकिन मारों की इन्होंने मिन्नतें कर ली। महर भी इनके साथ शामिल नहीं हुए, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। शराजीज इनके साथ शामिल नहीं हुए, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुझे बताएं, इनके पास सिंध में क्या है? वहां पर लाड़काना में ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिन्नत तरला करेंगे। आप इंटीरियर सिंध की बात कर रहे हैं ना सर? इंटीरियर सिंध की बात कर रहे हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। नून लीग उसके अंदर जाने की बात कर रही है और वहां जाकर कैंपेन और इत्तेहाद करने की बात कर रही है। वो कह रही है कि वहां पे बेचैनी बहुत है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जैसे फरमा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, लोगों में परेशानी है। तो ये खास माइंडसेट के साथ उन्होंने कहा, एक खास एजेंडे के साथ हमें जाना चाहिए। मैं ओवैस साहब की तरफ आता हूं, फिर आपके साथ वापस आऊंगा। ओवैस साहब, एक और बात आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने कही और उन्होंने कहा कि सियासी जमातें मिल बैठें, इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करें, मिसाक जमहूरियत होना चाहिए, मैंडेट का ख्याल रखा जाए। और उन्होंने कहा कि सबको अक्रॉस द बोर्ड कैंपेन करने की और इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, देर आए दुरुस्त आइए। चलिए, ख्वाजा साद रफ़ीक को अभी ये बात इस मौके के ऊपर भी ये कहने की ज़रूरत हो गई। बहरहाल जो 1.5 साल में PDM की हुकूमत ने, बिलखसूस उसमें नून लीग का जो रोल था, जिस अंदाज में उन्होंने हुकूमत की है और पाकिस्तान की इकॉनमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल होराइज़न को कितना उन्होंने परगंदा किया, ये सबके सामने है। लेकिन सवाल ये है कि ये बात दुरुस्त है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूर सर जोड़ के बैठना भी चाहिए और इलेक्शन के लिए उनको बाकायदा तौर के ऊपर, जैसे मिसाक जमहूरियत में वो एक डॉक्यूमेंट लिखा गया था और कुछ कमिटमेंट हुई थी, अगर जब वो कमिटमेंट को निभाया नहीं गया था, आपने देखा उसके बाद क्या कुछ हुआ उस कमिटमेंट के बाद। जी हाँ, हुकूमतें भी गिराई, कैसे पार्टी सब कुछ किया, बड़ी सख्त गिराई है जी। हुकूमतें गिराई हैं, एक दूसरे के पेट फाड़े हैं, एक दूसरे को गर्दन में रस्सा बांध के घसीटने की बातें की हैं। क्या कुछ नहीं किया है। शहबाज शरीफ साहब की जुबान और नवाज शरीफ साहब की जुबान, यूसुफ रजा गिलानी साहब फारिग हुए, पार्टी की लीडरशिप, राजा परवेज अशरफ साहब के साथ मसाइल सब कुछ हुआ। फिर जब इनकी हुकूमत आई तो नवाज शरीफ साहब फारिग हुए, पीपल्स पार्टी ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशी का इज़हार किया। मेरी गुजारिश ये है यहाँ पर कि एक बात यह है कि इन सबको ये बात ख्याल रखना चाहिए कि जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड अगर नहीं मुहैया की जा रही तहरीके इंसाफ को, तो इससे ये मत समझें कि इससे उनकी कोई जीत हो जाएगी। सबसे पॉपुलर पार्टी है, अगर उसको वोट देने से इस तरह ज़बरदस्ती रोका जाएगा तो कोई स्टेबल हुकूमत नहीं बन सकेगी। ये फेयर चांस सबको मिलना चाहिए। उसके बाद जो जीत जाए तभी जमहूरियत जो है वो अपनी सही शक्ल में सामने आएगी, तभी हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे और तभी पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान में आईनी हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिश होगी। अदरवाइज मगर सर आपकी क़यादत पर जो इल्ज़ामात हैं वो तो बड़े संगीन नौइयत के हैं ना, यानी गद्दारी के इल्ज़ामात हैं। साइफर का केस उन पर चल रहा है, उन पर 9-10 मई के जो वाक़यात हैं
मुनज़्ज़म तरीके से और किया गया ना, वो तो सामने मौजूद है, तो क्रैकडाउन है, उसको कैसे छोड़ा जा सकता नहीं, ये सामने ऐसी सूरत में नहीं साहब, आप लेवल बहुत प्लेइंग सवाल- फील्ड मांग रहे, कैसे मिल सकती है सर? यानी ये तो हाँ, मेरी cases बात हैं आपके। सुनिएगा। अब जी, अब मैं आपको बताऊं, जी जो 9 मई का वाकया है, ये वाकया तो आज उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं आप। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, आपको फौरन पता लग जाएगा कि ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जो पीडीएम ने बनाया था। इट वाज डिजाइन बाई शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ फैमिली और पीडीएम की सारी जो ज्वाइंट चलिए सर, लीडरशिप को वो शामिल किया जो गया भी था था, इसके अंदर। वो जो भी था, मगर और- सूरत हाल ये है कि इस वक्त आपकी पार्टी तितर बितर है, लोग अंडरग्राउंड हैं, जेलों में हैं, सर, होती रहे, पार्टी स्ट्रक्चर मेरी नहीं बात है। सुनिए ना। अब ये बताएं कि सवाल ये ये- दोनों दो अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी, अली मूसा गिलानी साहब भी पीडीएम हुकूमत का ये हिस्सा थे, और अब ये इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे के सामने जाहिर सी बात है सियासी बयानात भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। ये इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, एक हुकूमत आएगी, शायद तहरीक इंसाफ इलेक्शन इस तरह से ना लड़ सके। उस इलेक्शन के बाद आप क्या देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा? ये मैं आपको यही बात आपके सामने कर रहा हूं कि देखिए, इस्तेहकाम किसी सूरत नहीं आएगा अगर ये समझें कि वो तितर बितर करके, खौफ और हिरासा करके उनको हटा दिया जाएगा। पार्टी बैन नहीं हुई है, पार्टी को बैन किया नहीं जा सकता। अच्छा, अगर पार्टी को बैन करना होता पीडीएम की हुकूमत ने, तो वो कर चुके होते। पार्टी को बैन किया नहीं जा सकता। बाकी रह गई कि वो इमरान खान के ऊपर केस बना हुआ है। केस तो जिस नौई का केस है वो सबके सामने है, बनने दें। केस बन गया तो क्या होगा? अगर लीडर उनका जेल में है तो क्या हो जाएगा? वोट जो है, वोट बैंक उनका इस वक्त सबसे ज्यादा है। वो पार्टी कैंपेन रोक रहे हैं इसीलिए कि किसी तरीके से ये बीच में शामिल ना हो। चलिए, लेकिन दीगर हर सियासी सीट के ऊपर कुव्वतें ये मौजूद अपना हैं, कैंडिडेट भी खड़ा वैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बजाय ये कि ये आपने जो ये पॉइंट उठाया, मैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब के सामने रखता हूँ, अली मूसा गिलानी साहब के सामने रखता हूँ। ख्वाजा इजहारुल हसन भाई, आप बारहा ऐसी सूरत हाल से गुजरे हैं और कोई पुरानी बात नहीं। अब 16 अगस्त गालिबन 2016 में अगस्त का महीना था ना, जब आपके साहब का आखिरी मर्तबा हुआ है, तो आप ऐसी सूरत हाल से गुजरे और अभी तक आप उसके असरात फेस कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाने को कहा जा रहा है, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपके सामने ही एक और पार्टी के साथ ये सारी सूरत हाल है और आप इलेक्शन में जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि बाकी जमातों को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी भी मौजूद है। इलेक्शन हो जाएगा, मगर इसका जो नतीजा आएगा उसके बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, वो भी आ जाएगा या नहीं आएगा? एक ब्रेक के बाद बताइएगा। वेलकम बैक। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपकी पार्टी के साथ जो 2016 में हुआ, उसके बाद जो सियासी खला आया उसने शहर को मजीद तबाह बर्बाद किया, लोगों के काम नहीं होते थे। अब मुल्क की सतह पर अगर किसी जमात का मैंडेट है और वो अपनी केसेस में उलझी हुई है और बड़े जेन्युइन किस्म के केसेस हैं, बिल्कुल उनको जो है वो रियासत जिस तरह से देख रही, देखना चाहिए। लेकिन इलेक्शन के मौके पर वो इलेक्शन में नहीं होती, पब्लिक सपोर्ट उसके पास है, आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद क्या इस्तेहकाम आ जाएगा? सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, माशी इस्तेहकाम आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा? सॉरी, देखिए, एमक्यूएम का तो मसला कदरे मुख्तलिफ था। हमने तो खुद जाकर जिम्मेदारी कबूल की कि भाई ये गलती हुई है, पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट आए हैं, हम जिम्मेदार हैं, ठीक, और हमने अपने आप को पेश किया। यही वजह थी कि हमारे तमाम साथी जिम्मेदारान, हमने बड़ा कन्विंस होके पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के बकाओ सलामती खातिर हमने इतना बड़ा फैसला किया। लेकिन यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ बात अमली तौर पर है, यहाँ बात उसमें जो दिफाई तनसीबात हैं और बड़े हसास नौइयत के मामलात हैं, उस पर हमले हैं। तो सियासी पार्टियों में गलतियां हो भी जाती हैं, लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं, जब सियासी पार्टी गलती करती है तो उसे करेक्शन का भी मौका सियासी तरीके से ही मिलना चाहिए और उसे खुद भी करना चाहिए। लीडरशिप को, अगर लीडर अपनी गलती पे डट जाए, एक तो गलती करे और ऊपर से डट जाए, तो इससे तो कौमें और पार्टियां तबाह हो जाती हैं। ठीक है। तो मेरी गुजारिश ये कि तहरीक इंसाफ की जो भी क़यादत है वो इस वक्त अपनी सियासी जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। और इस्तेहकाम कैसे आएगा?
अब इस्तेकाम पार्टी बनने से तो इस्तेकाम आएगा नहीं। इस्तेकाम आएगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल असेंबली जो कि एक प्लेटफॉर्म है, जो सेनेट है, वहां पर चार्टर ऑफ इकोनॉमिक, चार्टर ऑफ एक ऐसा चार्टर जिसमें कहते हैं कि जिसमें फूड सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, इन सारी जमातों में क्या पीटीआई को भी शामिल कर रहे हैं? सिक्योरिटी हो, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, ये वाली सारे मोरालिटी भी होना चाहिए साल के लिए ना, एक कुछ चार्टर ऑफ मोरालिटी भी ऐड कर लें। बात होती है। अब पीटीआई की गवर्नमेंट देखें, पीपल्स पार्टी, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। अरे भाई K4 शुरू हो रहा था, पानी का मसला, वो पानी की बुनियाद रखते रखते 25 अरब का प्रोजेक्ट 125 अरब 150 अरब पे हो गया। और पीपल्स पार्टी हर बजट में कहती रही जनाब अगले साल कंप्लीट हो रहा है, अगले साल कंप्लीट हो रहा है। फिर इस साल हमारे ऊपर देखे मरे पे 100 दुर्रे। खान साहब आए, क्योंकि वजीर आला पीपल्स पार्टी का था, सीसीआई के अंदर उन्होंने इजलास ही नहीं करना था, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था सिंध का वजीर आला। अरे भाई आपको पसंद हो या ना पसंद हो, कौमी एजेंडे पे तो कम से कम आप बैठे ना, पीने के पानी पे बैठे, सूबों के मामलात पे बैठे। हमारे यहाँ ये जो पॉलिटिकल एनिमोसिटीज और पॉलिटिकल एजेंडे जब आ जाते हैं ना, तो फिर वो इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो मेरी गुजारिश तो यही है, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे और कोई जमात, और भाई कुछ नुकात तो ऐसे होंगे ना, पाकिस्तान का डिफेंस वो तो होंगे। मैं तो अभी इलेक्शन की बात कर रहा था इजहार भाई, इलेक्शन के हवाले से। अली मूसा गिलानी साहब, आप क्या समझते हैं? आप हमेशा इंसानी आज़ादियों और आइन और कानून की बात करते रहे। अब तो इलेक्शन अपने वक्त से भी आगे चले गए, सूबों के इलेक्शन भी चले गए, जनरल इलेक्शन भी चले गए, आइन की वायलेशन भी हो गई, अदालत के फैसले के बाद ये हुक्म के बाद ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अदालतों के जहाँ फैसले नहीं माने गए, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और एक पॉपुलर जमात इलेक्शन से बाहर है। इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नेशनली इंटरनेशनली आपको क्या नजर आती है? देखिए, पहली बात यह है कि ख्वाजा साहब ने शुक्र है अच्छी बातें की हैं, लेकिन इससे पहले सेगमेंट में हम पॉलिटिकल एनॉमिस पॉलिटिकल जो हमारी लड़ाइयाँ हैं और पॉलिटिकल एजेंडाज ही हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, इस मुल्क के अंदर मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के अंदर जितने लोग इन्वॉल्व हैं और जो थिंक टैंक्स थे जिन्होंने ये पूरी मनसूबाबंदी की, चाहे वो पीटीआई के अंदर थे या वो पीटीआई से बाहर थे, जो पीटीआई से बाहर थे जी, आप समझ जाएं कि मेरा इशारा किस तरफ है, वो उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एज पार्टीज का इलेक्शंस का क्या मतलब होता है कि पार्टी के अंदर इलेक्शंस हों? पीटीआई तो बहुत एक इस तरह की जमात है, तो वो कोई अपना नया सदर बनाए, इलेक्शन कराए, इमरान खान साहब गलती तस्लीम करें, उन्हें कहें कि मेरे से गलती हुई है, मैं स्टेप बैक। गलती क्या हुई है? जो गलती की है उन्होंने दोनों जगह पर साइफर के मामले पर उन्होंने इस मुल्क की कौमी मफाद को इस्तेमाल किया अपने ज़ाती मफाद के लिए। फिर उन्होंने पंजाब की असम्बलियाँ और केपी असम्बलियाँ तोड़ी, इस्तीफ़े दिए अपने मफाद के लिए। कोई फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये तरीकाकार नहीं था कि वो प्रेशराइज करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल असम्बलियाँ तोड़ दें। सर वो तो आइन के मुताबिक, क्या मतलब है ये? आप पीछे आप इंटेंशन आइन के मुताबिक, तो फिर तो हर चीज ही आइन के मुताबिक हो रही है। फिर जो इमरान खान जेल के अंदर है, साइफर को जो उसने दिया वो भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ था ना। आइन कहता था कि आप साइफर नहीं दे सकते। नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं, सूरी साहब ने, सर नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं वो भी आइन के कानून के मुताबिक है। स्टेटस इमरान खान और नवाज शरीफ का सेम है इस वक्त। कर ही नहीं रहे, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब तो कैंपेन कर ही नहीं रहे, वो तो अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। सर वो कल कोयटा जा रही, लोग चहमोगोइयां हो रही हैं, इजलास कर रही हैं, जलसा कर चुके, चैनल्स पे चीजें कर रहे हैं। देखिए, अब इमरान खान जेल से बैठ के नहीं मैं कह रहा हूं, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल कीजिए, उनको सजाएं होनी चाहिए, उनको जेल में रहना चाहिए। दूसरी तरफ भी तो बात करें कि दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है, वही सजा याफ्ता, सजा मुअत्तल ना एली। पीटीआई को जी सर, ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि क्या काबीना ने फैसला कर दिया कि जी सज़ा मुअत्तल हो जाए, ये कानूनी प्रोसेस अपनाना चाहिए था, ये शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए थे। पर मैं इधर आपका लहजा मुख्तलिफ है, उधर लहजा मुख्तलिफ है। किधर? पीटीआई की तरफ लहजा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन बिल्कुल लड़ना चाहिए,
पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टीज को अक्रॉस बोर्ड होनी चाहिए। हाँ, अगर उनके सदर ने कोई गलतियां की हैं, जैसे कि मियां साहब ने भी की हैं, उनको भी सजाएं मिली हैं, हमें सजाएं मिली हैं, MQM को सजाएं मिली हैं, तहरीक इंसाफ को भी सजा मिलनी चाहिए। ये तो समझ रहे थे कि ये अपने से बाहर हो गए हैं, बट कमिंग टू द पॉइंट, दिस कंट्री नीड्स हीलिंग। मैं ये समझता हूँ ये इलेक्शन जो है और इलेक्शन से पहले इतनी जो टफ चीज़ें हो रही हैं, ये हील नहीं होने देंगे इस मुल्क को। इस मुल्क का जो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो हो रहा है, एक चार्टर ऑफ मोरालिटी भी होना चाहिए। हमारा मॉरल कैंपस बहुत डैमेज हो चुका है, हमारे अंदर बहुत सारी कदूरतें आ चुकी हैं, तो हमें इस मुल्क को हीलिंग की ज़रूरत है और मॉरल हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग की ज़रूरत है, इंसाफ हमारी होना मॉरल चाहिए। हीलिंग क्या है? हमारी मॉरलिटी इस पर ख़त्म हो गई कि एक पूरी नस्ल तबाह हो चुकी है, फलस्तीन का नक्शा मिट चुका है दुनिया से, पर हम लड़ रहे हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, बाप पार्टी के साथ सुलह हो गई है और MQM क्या कर रही है? कोई एक एजेंडा, कोई एक प्रोग्राम हमने किया है सर, फलस्तीनियों से हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं सर। उधर जो कुछ हो रहा है खत्म हो चुकी है, लेकिन क्योंकि आपको भी रेटिंग चाहिए, आपको भी रेटिंग मुझे क्या रेटिंग चाहिए? मैं तो हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूं खुदा के लिए, हमें ये सियासी तो ये जो चालबाजियां इनको छोड़कर ये मॉरलिटी मुल्क के लिए सोच ले ताकि हम फलस्तीन के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि फलस्तीन की बात करने से मुझे वोट नहीं मिलता ना, लेकिन मैंने मरना तो है, मैंने अल्लाह को जान तो देनी है। उधर क्या जवाब दूंगा मैं कि बहैसियत मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला वो शख्स, चलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ना कहूं, जो काफिर है वो भी हमारे से ज्यादा गैरत कर रहे हैं। सर किसी ना हम 3 में ना 13 में बेगर्स कांट बी चूजर्स, हम 3 में ना 13 में वो सूरत हाल हमारी। अवैस साहब ये बड़ी अच्छी बात की है दोनों मौजूद मेहमानों ने कि गलतियां हुई हैं, तस्लीम किया जाए। उन लोगों को जिन्होंने साजिश की मुल्क के खिलाफ, उनको खुद वॉलंटरली हवाले किया जाए, इस मामले से निकला जाए, यही हल है। तो इस वक्त आपकी चेयरमैन का, आपकी पार्टी क़यादत का, वो चाहे रूपोश है या कुछ भी है, क्या वो इसके लिए तैयार हैं या वो डटे में कि हमने जो किया वो ठीक किया, जैसे ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको ये बात बताऊंगा, जो कोई साजिश की बात जैसे फ्रीक्वेंटली की जा रही है जी, ज़रा हालात को देखिए कि जो दुनिया के अंदर इस वक्त जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक नई करवट ले रही है और उसके पेश नज़र इंडिया और इज़राइल जो है वो स्पीयर हेड कर रहा है अमेरिकन और वेस्टर्न जो ग्रुप है एक तरफ उसको, और उनकी पॉलिसी क्या है कि एशिया की, यहाँ साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर इंडिया को बनाया जाए, और इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को सैटेलाइट ऑफ इंडिया बनाया जाए, और उसके लिए न्यूक्लियर पाकिस्तान और स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस का पाकिस्तान जो है वो उसके रास्ते में हाइल है। लिहाजा उन्होंने ट्रूप ऑन अटैक किया और वो अटैक को फैसिलिटेट किया PDM की हुकूमत ने और नवाज शरीफ की फैमिली ने। वो सुनिए कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह कर दी कि ये पाकिस्तान की फ़ौज इसका बोझ न उठा सके। नंबर 2, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के दरमियान में और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान में क्रेडिबिलिटी का एक इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है जो सबसे खतरनाक है। इस पे बात करेंगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा। ये आपकी एक थ्योरी है, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। इस वक्त आपके सियासी मुखालिफिन जो हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि 9-10 मई को जो कुछ हुआ वो काबिल कबूल नहीं है। उस पर आपकी क़यादत अब भी डटी हुई है, उसको नहीं है जी, हाँ डटी हुई है। हम कहते हैं कि जो जिन्होंने किया उनको आप इंक्वायरी करें, पकड़ें, सजा दें, लेकिन हमारे सिर मत थोपे। वो और लोग हैं जिन्होंने किया है, और जब इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो निथर के सामने चीज आ जाएगी कौन करने वाले थे। वरना पंजाब पुलिस कहाँ थी उस दिन, इसका जवाब कोई देता है? आज तक नहीं दिया किसी ने। IG पुलिस कहाँ था उस दिन? वो कंटेनर रखने वाले और वो वाटर कैनन चलाने इस वाले। मामले से निकलने का तरीका क्या है? वैसे आप बड़े सीनियर, आपने बड़े इसका तरीका जबरदस्त इसका एक तरीका है जी, बताइए। सुनिए, उसका एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि आइन के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, आप फेयर चांस दें सरों को और बिल्कुल खुले दिल के साथ बिल्कुल इक्वल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड करें और देखें जो इलेक्शन जीत जाए वो हुकूमत करे, सबको सेटिस्फेक्शन होगी, कोई एजिटेशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा।
और लेकिन अगर आप इस तरह एक को बांध के दूसरे को इलेक्शन जिताने की कोशिश तो करेंगे सर और पहली वाली किसी गलतियों को पर तो commitment कुछ ना देके कुछ करना कहेंगे कि पड़ेगा ना। आपका शायद आपकी पार्टी का तजुर्बा नहीं Repeat होगा जी। ख्वाजा जरूर हसन साहब, आप क्या repeat क्या हो रही है ना, ये देखिए ना। काबिल अमल है जो अगर ऐसा चोरों फरमाने? अगर बगाड़ों के और कैदियों को आप बुला के और उनको पब्लिक मीटिंग अटेंड करें और उनको आप कहें कि जी अब नया प्राइम मिनिस्टर इसको बना दिया जाएगा, तो एक जो पहले लूट के चले गए हैं उनको दोबारा से आप उन क्रिमिनल सर के हाथ में पाकिस्तान देना का चाहते इंतजाम हैं, है ना, तो सारे क्या इलेक्शन पाकिस्तान देख सुधर रहे हैं, जाएगा इससे? पाकिस्तान में हुक्मरानी मुख्तलिफ अंदाज से होती है, अरब ममालिक में दूसरे अंदाज से होती है, इंडिया में दूसरे अंदाज से होती है, हर मुल्क का एक मॉडल है ना, पाकिस्तान का अपना मॉडल है। ख्वाजा जरूर हसन साहब जो फरमा रहे हैं अहमद ओवैस साहब, क्या वो काबिल अमल है? करप्शन भी है सिर्फ। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि क्या हमारे यहाँ पे हमारा मॉडल कोई सिर्फ करप्शन तो नहीं है जी हमारा सर, मॉडल सर मैं भी सिर्फ इलेक्शन के नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं ना। आपने बता दिया कि ये हाल है कि सब इलेक्शन लड़े और जो इलेक्शन जीत जाए वो आ जाए। ख्वाजा साहब, क्या ये पाकिस्तान में पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं, पाकिस्तान का अपना निज़ाम है, पाकिस्तान में ऐसे ही इलेक्शन होते हैं, काबिल अमल है ये तजवीज़ अहमद ओवैस साहब की? देखिए इलेक्शन ये तो तय है कि अब स्प्लिट मैंडेट ही आना है। अब कोई पार्टी ने क्लीन स्वीप तो करना ही नहीं है। ये 2/3 मेजोरिटी वाले ख्वाब तो खत्म हो गए, क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो गए, मायूस भी हो गए, और वोटर टर्नआउट भी कम से कम होता चला जा रहा है जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं। अब 2018 में जो इलेक्शन हुए थे ये अपनी नौयत के अलग ही इलेक्शन हुए थे। पहली बार आरटीएस मुतारफ कराई गया, मर्दान गिलगित के 2-2 घंटे में रिजल्ट आ गए, और मेरे हल्के का रिजल्ट तीसरे दिन सुबह आया, न्यू कराची का, और मैं 24 घंटे बैठा रहा इलेक्शन कमीशन में कि भाई रिजल्ट दे दो, रिजल्ट दे दो। तो अगर इस तरह से जोड़ तोड़ होगी तो फिर तो पाकिस्तान के लिए आगे माशी तौर पे, सियासी तौर पे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि कदरे मुश्किल हो जाएगा। इजहार भाई, आप जेन्युइन तरीके से आप इलेक्शन समझदार आदमी हैं, इस वक्त के माहौल से आपको क्या नजर आ रहा है? बस मेरी जाती राय ये कि ये बड़ा स्प्लिट मैंडेट आएगा, और ये वजीर आजम बनने की लड़ाई में ना नहीं, काफी पार्टियां सब कुछ खो देंगी, जैसे और सबको फिर बैठना पड़ेगा। ओवैस अहमद और ये एक मखलूत अहमद ओवैस साहब ने जो फरमाया कि सबको लेवलिंग प्लेइंग फील्ड दे दें, जो जीते वो आ जाए, क्या पीटीआई के हवाले से कह रहा हूं कि क्या ये काबिल अमल है कि वो कह रहे हैं हम डटे में जो हुआ था आप पकड़े सजा दें, तहकीकात करें, लेकिन इलेक्शन में हमें आने दें? काबिल अमल है ये? 2013 में एएनपी, पीपल्स पार्टी और एमकेएम पे बम धमाके हो रहे थे, और तालिबान ने खुलकर पीटीआई को कहा था कि भाई आप इलेक्शन लड़ें, आपकी हम फुल सपोर्ट करते हैं। हम छुप छुप के अपनी कॉर्नर मीटिंगें कर रहे थे कि धमाके ना हो जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड तो उस वक्त भी अगर हम कहें हमारे पास नहीं था, 2018 में हमारे पास नहीं था। इसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की तारीफ अगर हर पार्टी अपने मुंह से अपनी करे, खुद ही अपनी वकील हो, खुद ही अपना मुंसिफ हो, और खुद ही फैसला सुना दे, तो ये तो मुनासिब नहीं है। इलेक्शन एक्ट के ऊपर पाबंदी करनी है। और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है भाई? इलेक्शन से पहले से लेवल प्लेइंग फील्ड है। जुडिशरी की निगरानी लेवल प्लेइंग फील्ड है, पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स लेवल प्लेइंग फील्ड है, पोस्टिंग ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेवल प्लेइंग फील्ड है, फिर उसके बाद वोटर्स हैं। ठीक है, तो अब वो इलेक्शन तो होगा, लेकिन बड़ा स्प्लिट मैंडेट होगा, और अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर समझदारी का मुजाहरा नहीं किया तो ये आपको किस्सा पारीरा नजर आ रही है? अली मूसा गिलानी साहब, पीटीआई आपको किस्सा पारीरा नजर आ रही है इस इलेक्शन में? मैं यही समझ रहा हूँ कि पीटीआई जो है वो इस इलेक्शन में इनको इस वक्त मैं इनको अगर एक सियासी मशवरा दूं तो इनको तो इलेक्शन ना होना ही सूट करता है इस टाइम पर। ये जो बहुत कह रहे थे इलेक्शन कराएं, मुझे लग रहा है कि चंद दिनों में ये कहेंगे कि इलेक्शन ना कराएं। ये इनको ये इस तरह लग रहा है, इनके साथ कोई कभी नहीं, मामला हम कभी नहीं कहेंगे, और ये बात हम कभी नहीं कहेंगे। चले फिर उसके रिजल्ट भी तस्लीम करिएगा, क्योंकि इलेक्शन हम आपको ये पाबंद करेंगे कि आप अगर हमारे पे पाबंदी, अगर इक्वल मसूद साहब ये बात जरा नोट कर लीजिएगा, इन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। जी पीटीआई तो कह रही है इलेक्शन लड़ेगी। वेरी गुड, ठीक है। फिर इसका मतलब है कि इनका मतलब है कि इनका कोई गिला नहीं है, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुका है, क्योंकि ये तो तस्लीम कर रहे हैं हमें लड़ने देंगे तो लड़ने तो दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या चाहिए आपको? कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको?
देखिए, मैं बता आवाम दूं, को ये पता लग रहा है एक रिगिंग जो मैं आपको बताता हूँ, रिगिंग जो है जी, वही सब बताएं, पोल रिगिंग होती है, क्या क्या क्योंकि हो चाहिए रही वही है। सब एक बताएं, पार्टी आपने कहाँ हो रही कहाँ है। इजाजत जलसा करने एक की? मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी ये है कि एक तरफ एक आदमी जो कॉन्विक्ट था और जो भगौड़ा था, उसको आपने पूरी पब्लिक मीटिंग अटेंड करने दी, और कॉर्नर मीटिंग पीटीआई के वर्कर कर रहे थे तो वहां पकड़ धकड़ करके उनको भगा दिया। ये मैं कह रहा हूं इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप इस तरह एक इलेक्शन कैंपेन का सबको बराबर मौका दें, आने दें सामने। ठीक है, अगर टॉप लीडरशिप गिरफ्तार है कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग खड़े हैं इलेक्शन में, सो लॉन्ग एज पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शन के अंदर, उनको मौका दें, उनको चांस दें, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हम कबूल करेंगे। ठीक, एक ब्रेक मुझे लेना है, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हैं और इससे ज़रा सा आगे बढ़ती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो माशी इस्तेहकाम नहीं होगा, और सब जमातें इसको महसूस भी कर रही हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक। अहमद ओवैस साहब, आपको क्या लगता है कि अब इलेक्शन की तारीख सामने है, आपकी क़यादत अंदर है, केसेस हैं, क्या इलेक्शन से पहले उनके केसेस के हवाले से कोई रिलीफ मिल सकता है, या वो अंदर ही रहेगी आपकी क़यादत? देखिए, असूलन ये चाहिए वैसे कि ये केसी अब अपीलें पेंडिंग हैं, को मैटर जो है ये जिस दिन भी लगेगा, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, वो फैसला हो जाएगा। एक तरफ होता है फैसला, ये दूसरी तरफ होता है, ये अदालत की बात है। लेकिन ये ज़रूर इस बात का केयर करना चाहिए कि ये केसेस जो हैं उनकी समाअत पहले की जाए, और उनको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर ये केसों के फैसले किए जाएं। उसके बाद जो कुछ भी अगर सज़ा होती है तो सज़ा हो जाए, और सज़ा अगर नहीं होती है तो उनको मौका मिलेगा पूरा। और दूसरी बात यह है कि ये एक आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट बन के पार्टी की तरफ से इलेक्शन में आ रहे हैं, उनको फेयर चांस मिलना चाहिए अपनी कैंपेन चलाने का। मगर खान साहब तो नाअहल हैं, वो तो पार्टी सदारत भी शायद ना कर सकें, अभी तक तो हैं, कोई बात नहीं, नाअहल हैं। कोई बात नहीं, मैं उनकी अपील है ना। अभी देखिए ना, एक अभी तो जिस अंदाज के अंदर को नाअहल किया गया वो फैसला सस्टेनेबल ही नहीं है। ये तो हर अदालत भी जानती है, लेकिन अपील्स की समाअत तो हो और उसके बाद फैसला हो जाए, कोई बात नहीं है। तो जो स्पीड है उससे लगता तो यही है कि इलेक्शन से पहले कुछ नहीं होने वाला। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में तो ऐसे ही चलता है। चलिए, नहीं होगा तो सवाल ये है कि नहीं होता तो उनकी पार्टी जो है, अगर वो डिस्क्वालीफाई हैं, देखी जाएगी ये बात, ठीक है। लेकिन पार्टी को इलेक्शन में फेयर चांस लड़ने के लिए और उनकी कैंपेन चलाने के लिए उनके ऊपर कोई रुकावट, जिस तरह दूसरी पार्टियों को मौका मिल रहा है, इसी तरह इनको भी मिलना चाहिए। ठीक हो गया, यही वैसे ही मौका मिलना चाहिए। आपका एक सवाल कानून कहता है। वक्त खत्म हो रहा है। अली मूसा गिलानी साहब से शुरू से करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर सकता। अली मूसा गिलानी साहब, इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी, जनूबी पंजाब में हर दफ़ा एक महाज बनते हैं। इस दफ़ा जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब हैं, आप लोग वहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं, क्या इस वक्त चैलेंजेस हैं आपके सामने? एट द एंड ऑफ द डे इस्तेहकाम पार्टी को भी नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई खातिर तवाज़ो, कोई टाइम नहीं है इनके पास कोई अपना बयानिया बनाने के लिए। इमरान खान को गालियां दे दे कर ये उनकी करप्शन जो है वो बता कर ये अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि वोटर उससे आगे निकल चुका है। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है वो आवाम को सबको पता है कि क्या हो रहा है। जनूबी पंजाब में PMLN के साथ क्या हो रहा है, सियासत है, अली मूसा गिलानी साहब आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मैंने जो स्टडी किया है वो तो यही कि वहाँ पर गद्दी नशीन, मज़ार, सरदार, जागीरदार, तो अलीम खान ने सबको जमा, और जहांगीर तरीन साहब ने सबको अपनी अम्ब्रेला के नीचे जमा किया है। नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल। इस तहरीक इस्तेहकाम पार्टी इस दफ़ा मैं नहीं समझता कि वो कोई बेहतर सर, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे, अली मूसा गिलानी साहब, अहमद ओवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इंटरेस्टिंगली प्रोग्राम शुरू किया था हमने नून लीग और MKM के इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब फरमा के गए कि कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है, बातचीत हुई है, कमेटियाँ बैठी हैं, देखा जाएगा, कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।